नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से, और अभी हम तेजस MK2 की प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर हम हमेशा ही एचएएल को स्लो प्रोडक्शन रेट की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं और अभी इसी वजह से ही एचएएल की तरफ से तेजस को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। और रिसेंटली मलेशिया की तरफ से बात बताया गया था कि FA50 को सिलेक्ट करने के पीछे यही कारण था कि उनको भरोसा नहीं था कि एचएएल उनको टाइम पर तेजस को डिलीवर कर सकता है। इसके बाद अभी एचएएल की तरफ से अपनी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है और अभी तेजस MK1A को मैन्युफैक्चर करने के लिए एचएएल की तरफ से अपनी नासिक डिवीजन में भी तेजस को बनाना शुरू किया जाने वाला है, जिसे ओवरऑल हम साल भर में करीब 21 तेजस को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इसके बाद किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने में जो सबसे बड़ी कॉस्ट और टाइम कंज्यूम करता है वो मैन आवर होता है, और इसे ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए एचएएल की तरफ से भी अपनी प्रोडक्शन में ज़्यादातर ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें एचएएल की तरफ से भी ज़्यादा मात्रा में लेजर स्कैनर्स को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी मदद से एयरक्राफ्ट्स की मेन स्ट्रक्चर्स को कट करने के लिए और स्पेसिफिक पॉइंट पर ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेहतर एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ काम को कर पाएंगे। और इससे ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम जो है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि मैनुअली ये सब करने में काफ़ी वक्त लगता है। ये सभी ऑटोमेशन अभी तेजस MK2 की मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इनिशियली 108 तेजस MK2 को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि मिराज 2000 और MiG-29 को भी तेजस MK2 से ही रिप्लेस किया जाएगा, तो सेकंड बैच में भी एडिशनल 100 के आसपास एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। तो अगर इनको जल्दी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा तो हो सकता है इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इनको टाइम पर डिलीवर नहीं किया जा सकेगा। अगला अपडेट एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेके है, और ऐसे एयरक्राफ्ट बोथ रनवे और वाटरवे से ऑपरेट कर सकते हैं, और खास करके इनको ऑपरेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक रनवे की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भारत की तरफ से भी पिछले कई सालों से कोशिश किया जा रहा है, और भारत की तरफ से 2018 से जापान से US-2 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन इनकी कॉस्ट की वजह से ये खरीदारी आगे नहीं बढ़ पाया था। ऐसे एयरक्राफ्ट को भारत मेनली अपनी आइलैंड से ऑपरेट करना चाहता है, और अंडमान या फिर निकोबार जैसे आइलैंड से ऐसे एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अभी के लिए भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी हॉकिंग डिफेंस सर्विस की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक टाइप किया गया, और इसमें आगे चल के वो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। खास करके भी अल्बाट्रोस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए दोनों कंपनी के बीच MOU को साइन किया जा रहा है। इस कैटेगरी में पहली एयरक्राफ्ट को लगभग 75 ईयर पहले बनाया गया था, और आज भी ऐसे एयरक्राफ्ट को US की तरफ से अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका नाम HU-16 अल्बाट्रोस है। लेकिन अभी जिस एयरक्राफ्ट को हॉकिंग डिफेंस सर्विस की तरफ से भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है उसका नाम G111T अल्बाट्रोस होने वाला है। इसमें प्रैट एंड विटनी की PT6A X सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले के मुकाबले बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और रेंज को प्रोवाइड कर सकता है, और लगातार ये जो एयरक्राफ्ट ही करीब 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इन एयरक्राफ्ट को अभी तमिलनाडु में बनाने का प्लान किया जाए, और आने वाले 5 सालों के अंदर इनको पूरी तरीके से भारत में बनाना शुरू किया जा सकता है। इनिशियल इनकी सब सिस्टम को धीरे धीरे भारत में बनाना शुरू किया जाएगा, और फिर जाके इनको कम्प्लीटली भारत में लोकलाइज कर दिया जाएगा। इन एयरक्राफ्ट को मल्टीपल रोल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी करीब 4.5 टन के आसपास होने वाला है, जिनको हम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें करीब एक बार में 28 पैसेंजर सफर कर सकते हैं, और इसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी एक आइडल एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिससे नॉर्मल सर्वेलेंस से लेके सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पानी में लैंड करने की वजह से और टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी होने की वजह से इनको ऐसे मिशन में इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जो रिस्क होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये भारत में बनने लगता है तो हमें फ्यूचर में ऐसी कोई भी एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी चाइना की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग स्टेटमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अभी WS-15 सीरीज के इंजन की मास प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है, और ये वही इंजन है जिसको चाइना आगे चल के अपनी J-20 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। अभी चाइना की तरफ से J-20 में WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि J-20 के लिए थोड़ा अंडर पावर होता है, क्योंकि J-20 काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, और इसी वजह से चाइना की तरफ से अपनी WS-15 सीरीज के इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि करीब 185 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसको चाइना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट
की सबसे बेहतरीन F119 सीरीज के इंजन के साथ कंपेयर किया जाता है। इनिशियली चाइना के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की तरफ से अपनी डेवलपमेंट को जारी रखा गया था और अभी वो अपनी WS15 सीरीज के इंजन को मास प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि J20 को अभी सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी भी दे सकता है। अब चाइनीज इंजन्स को हमेशा से इनकी रिलायबिलिटी की वजह से डाउट किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर चाइना की तरफ से इनको मास प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के चाइना J20 को भी मास प्रोड्यूस करने वाला, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। और साथ ही भारत की बात करें तो आज तक हम खुद की एरो इंजन को डेवलप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि चाइना और भारत दोनों की इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआती दौर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी एक से ज़्यादा एरो इंजन को डेवलप कर चुके हैं, चाहे उसमें कितना भी इशू हो। लेकिन हमारी बात करें तो हमारी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।